तो आज सुबह बहुत ही अच्छी गुनगुनाती हुई सी धूप निकली है और हम बस थोड़ी देर में तैयारी कर रहे हैं ताकि हम कसार देवी मंदिर जा सकें। और इस होटल में ना ये लकड़ी से बनी हुई कुछ आर्टिकल्स लगे हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पर जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी सी धूप में गर्मी ले ली जाए। ओ वाह, ये अच्छा था। एक बार रोड तक चलते हैं, देख के आते हैं। तो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर वहाँ ऊपर कसार देवी का मंदिर है। और जो हमने कल होटल लिया था द कसार हिमालय हाइट्स सत्याज। अच्छा, यहाँ पे साइकिल्स भी मिलती हैं हाँ, ताकि आप आसपास घूम सकें। रोड बहुत पतली है तो देखना पड़ रहा है कि कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है तो साइड हट जाओ। इन गाड़ियों के शोर के बाद जब ये गाड़ियाँ चली जा रही हैं जो रोड पे आ रही हैं, उनके शोर के बाद आपको और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हर तरफ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं कसार देवी मंदिर की तरफ। वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या है। वैसे सुना है कि वो जगह जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है और ध्यान योग साधना के लिए वो बहुत जानी जाती है। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के फिर आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम पैदल ही ट्रैक करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर जो है ना वो इस पहाड़ी के टॉप पे ऊपर है। तो ये है कसार देवी का ट्रैक वाला रास्ता। अभी तक बज रहा है, बड़ा घंटा था ना, देर तक उसका रेजोनेंस आ रहा है। तो ये वो एंट्रेंस है और हल्की सी चढ़ाई है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। लगता है ऊपर जाके और भी पीसफुल होगा। तो इस ट्रैक पे ना जगह जगह ऐसे सीट्स बनी हुई हैं सो दैट अगर आप हल्का सा भी थक जाओ तो यहाँ बैठ सको। चिड़ियों की इतनी सुंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो ये एक रास्ता है जिससे आप ट्रैक करके जा सकते हो और ट्रैक करते हुए काफ़ी आगे से घूम के आप जाओगे ऊपर। और साथ में ना यहाँ पे सीढ़ियों का भी रास्ता बना हुआ है, तो हम सोचते हैं कि सीढ़ियों के रास्ते से चलते हैं। और ये हमारे सामने है कसार देवी मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 2nd सेंचुरी तक जाता है, लेकिन कसार देवी को दुनिया में पहचान तब मिलनी शुरू हुई जब 1890 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए और इस क्षेत्र में उन्होंने ध्यान किया। बाद में 1980s और 70s में ये जगह हिप्पियों के बीच भी काफी मशहूर हुई। आज भी लोग यहाँ सिर्फ ध्यान के लिए नहीं आते, बल्कि इस जगह की शांति और पहाड़ों के बीच मिलने वाले सुकून को महसूस करने के लिए आते हैं। तो ये है कसार देवी टेम्पल और यहाँ से ऊपर भगवान शिव का भी एक स्थान है, हम वहाँ भी चलते हैं।
रहा कसार देवी का मंदिर, और हमने बताया था यहाँ से ऊपर एक भगवान शिव का भी स्थान है, वो ऊपर है। तो हम भगवान के शिव के स्थान की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे हम एक छोटे से भक्त भी मिल गए। जय माता की कदू में ये भक्त क्या कहेंगे? जय माता की। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है चारों तरफ फैली खामोशी, ठंडी हवा के झोंके और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता। और शायद इसी माहौल की वजह से कसार देवी से जुड़ी कई कहानियां और रहस्य भी समय के साथ मशहूर होते चले गए। कहते हैं कसार देवी दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जो वैन एलन बेल्ट में आती है, और इसी वजह से यहाँ एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होती है। लेकिन जब मैंने इस क्लेम की सच्चाई जानने की कोशिश की तो कहानी कुछ और ही निकली। वैन एलन बेल्ट धरती से रफली 1000 किलोमीटर ऊपर शुरू होने वाली रेडिएशन बेल्ट्स की 2 रिंग्स हैं जो पूरी पृथ्वी को कवर करती हैं। तो फिर सवाल ये है, जब वैन एलन बेल्ट लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है तो सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद कसार देवी उसके अंदर कैसे हो सकती है? और वैसे भी एलन बेल्ट्स पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं। और एक बात, अगर किसी जगह के ऊपर रेडिएशन बेल्ट में कोई गैप हो भी, इसका मतलब होगा ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर जो सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को खराब कर देगा। क्या कसार देवी में मोबाइल फोन्स रेडिएशन से खराब हो जाते हैं? क्या टीवी सिग्नल्स फेल हो जाते हैं? क्या कसार देवी में लैपटॉप्स रेडिएशन की वजह से बंद हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कहानी आई कहां से? कसार देवी 1960s और 70s में हिप्पीज के बीच काफी पॉपुलर था, इसीलिए इसे हिप्पी हिल्स भी कहा जाता था। तो क्या ये कहानी हिप्पियों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी? इसका वैसे तो कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि कसार देवी के हिप्पी हिल्स बनने के साथ साथ इस तरह की रहस्यमयी कहानियां भी मशहूर होती चली गईं। एक और मजेदार बात, इस नैरेटिव को रिलायबल बनाने के लिए कसार देवी का नाम माचू पिच्चू और स्टोन हैंगे के साथ जोड़ा गया, और फिर व्लॉग्स, ट्रैवल आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस में बिना वेरिफिकेशन के बार बार रिपीट की गई बातों ने इस नैरेटिव को मजबूत बना दिया। क्योंकि शायद दुनिया में मिस्ट्री ज्यादा बिकती है, और शायद यही इंटरनेट का सबसे बड़ा जादू है। एक कहानी को इतनी बार दोहरा दो कि लोग उसे सच मान लें। लेकिन कसार देवी को खास बनाने के लिए किसी स्पेस साइंस के फॉल्स नैरेटिव या मिस्ट्री मिथ की जरूरत नहीं है। यहाँ की शांति, पहाड़ों के नजारे, हवा की ठंडक और आसपास का माहौल ही इतना खूबसूरत है कि सुकून अपने आप महसूस होने लगता है। और शायद यही कसार देवी की असली एनर्जी है। अच्छा अनुभव था, एक अजीब सी शांति है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस जगह पर एलन बेल्ट का प्रभाव होता तो गवर्नमेंट यहाँ कम्युनिकेशन टावर इंस्टॉल नहीं करती। पर ऐसी जगहों को हमेशा बचा के रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। और वो सामने जो आपको दिख रहा है वो शारदा मठ है। स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोअर्स ने मठ बना रखा है योग साधना के लिए। जो एहसास यहाँ पे बैठ के हो रहा है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता ना। हाँ, लोगों की भी अगर आवाज़ आ रही है ना तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है आपको। इतनी शांति है, इतनी शांति है, इतनी अच्छी हवा। कितनी भी थकान इंसान को हो ना, यहाँ सिर्फ 10 मिनट बैठ जाए तो वो थकान ख़त्म हो जाएगी। चलें आगे की यात्रा आप शुरू करें। चलो। तो हम लोग कसार देवी मंदिर से नीचे उतर रहे हैं और वापस अपने होटल जा रहे हैं। वहाँ नाश्ता करते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम जो है वो 11:30 बज चुका है। तो हम ऊपर पहाड़ी से नीचे उतर आए हैं और अब पैदल पैदल अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। आसपास बहुत से होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, पर दिक्कत ये है कि आप ना कसार देवी के आसपास अगर कहीं होटल लेंगे या रिजॉर्ट लेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। यहाँ से आप 2-3 किलोमीटर अगर पहले लेंगे
तो होटल्स आपको थोड़े बजट में मिल जाएंगे। बट यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। यहाँ बहुत कॉस्टली है। कसार देवी में मंदिर के आसपास बहुत कॉस्टली रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं। अब हम कसार देवी मंदिर से दर्शन करके निकल गए हैं और हमने होटल से भी चेकआउट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कतारमल सूर्य मंदिर की तरफ। अब हम अल्मोड़ा शहर ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर। और ये अब हमने एक कट ले लिया है जो कोसानी शहर की तरफ जाता है। तो ये रास्ता आप सीधे यहाँ से ना कौशानी चला जाएगा। ऐसे रास्ते में छोटे छोटे से बने हुए हैं, है ना? हाँ, फूड जॉइंट्स ना। फूड जॉइंट्स अच्छा भी है। ऐसे पहाड़ों के रास्तों में अगर कुछ बना होता है तो आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। अदरवाइज इतने टर्न्स हैं कि आप थोड़ा बहुत टायर हो जाएंगे। और पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शंस तो होते ही चले जा रहे हैं। पहाड़ और भारी होते जा रहे हैं। आप किसी भी पहाड़ी पे चले जाइए, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे आपको न्यू कंस्ट्रक्शंस होते हुए नहीं मिलेंगी। इस रूट से कोसानी 43 किलोमीटर, रानीखेत 41। कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत। हाईवे तेरा टॉप नखरा लगे वखरा मैनू जचदा है ये डेडली मिसाइल वर्गा। मेरा मन करेगा थोड़ी देर खड़े होकर चाय पी ले क्या? ऐसे चलो ठीक है, नहीं पीऊंगा। फिर से इनको चाय पीनी है। नहीं पी रहा हूँ भाई। इतना सुंदर माहौल था, इतना सुंदर मौसम था, इतनी सुंदर जगह थी और वहाँ चाय की टपरी दिख गई, तो क्या करूँ? कौन कौन है आप सब में से जो चाय पीना इतना पसंद करता है? बहुत से लोग होंगे भाई। कितने लोग चाय पीते हैं? अब मेरा सपोर्ट कीजिएगा, बोलेगा आई एम विद मी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि चाय पीना जरूरी है। सोने वखड़ा मैं तैयार तेरे साह विच वसना। यहाँ से कतारमल सूर्य मंदिर 10 किलोमीटर दूर है और रानीखेत 40 किलोमीटर। एक तो पाइन ट्रीज की छांव थी ना, इतना अच्छा लग रहा था। हाईवे तेरा टॉप नखरा लगे वखरा मैनू जचदा है ये डेडली मिसाइल वर्गा। अटैक करदा नहीं बचदा दिल ता मैं साम साम रखिया सी नहीं तेरे उत्ते हारिया। वेख वेख तेनू के लगदा है मैनू विदिन वेले चन्न चढ़िया। आप सबने एक पिक्चर देखी होगी राजा हिंदुस्तानी, वहाँ की शूटिंग रानीखेत में हुई थी। हाँ? और ये रास्ता उसी रानीखेत की तरफ जाता है। हाँ, हाँ राजस्थान की शूटिंग रानीखेत में हुई थी। हाँ। मेरे मखना सोने मखना तेनू दिल च लुका के मैं ता रखना। मेरे मखना सोने मखना मैं ता यार तेरे साह विच वसना। कि हम कटारमल सूर्य मंदिर जा रहे थे, तो हम रास्ते में ही हमने ना एक होम स्टे ले लिया ताकि हम यहाँ अपना लगेज वगैरह रख दें। उसके बाद हम आराम से जाएंगे मंदिर और वापस आके नाइट स्टे यहीं कर लेंगे। तो ये होम स्टे है। जैसे ही आप होम स्टे के अंदर घुसेंगे आपको यहाँ पे किचन दिखेगा। सो यहाँ पे गैस रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, कुछ बर्तन इधर पड़े हैं, बाकी कुछ बर्तन यहाँ अंदर नीचे रखे हुए हैं। सो मिक्सी और बाकी सारे बर्तन आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ खाना बना सकते हैं, कुछ भी अपना लाइए और बना सकते हैं। इन्होंने आरओ लगा रखा है। तो ये इनका वॉशरूम है।
अच्छा, मैं अभी कहीं भी ना लाइट्स ऑन नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही प्रॉपर लाइटिंग है। मोस्टली होम स्टेज वगैरह में टॉवल वगैरह नहीं मिलता है, पर इन लोगों ने बहुत ही साफ सुथरी टॉवल वगैरह सब कुछ दे रखा है। सो ये है इनका रूम, एक प्रॉपर बेडिंग यहाँ पे इन लोगों ने दे रखी है, और यहाँ सामने टीवी वगैरह भी लगा रखा है। काम करने के लिए यहाँ पे एक टेबल भी दे रखे हैं, साथ में खाना वाना खाने के लिए 2 चेयर्स और एक टेबल यहाँ दे रखे हैं। साथ में एक रेफ्रिजरेटर भी दे रखे हैं, सो दैट इफ़ यू वांट आप इसमें कुछ रख सकते हैं। और ये साइड में कबर्ड्स हैं। कितनी बड़ी विंडो है, पर सिर्फ ये विंडो नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितनी विंडोज़ हैं। तो आप यहाँ से जब ये खोलते हैं, और ये देखिए सामने पूरा ग्रैंड व्यू है पहाड़ों का और घाटी का, पूरा ग्रैंड व्यू है। और सिर्फ इधर ही नहीं, बल्कि इधर भी सारा, ये देखिए चारों तरफ जिधर भी नज़र घुमाइए आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, वैलीज दिखेंगी, पेड़ दिखेंगे, और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल नेचर में हैं। और सोचिए कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपके पास 10 दिन 15 दिन का समय है और आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, और आप ऐसे टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं जहां सामने आपको इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे हों। सामने सुंदर व्यू है। रेट्स इनके बहुत ही नॉमिनल है, मतलब यू कांट बिलीव इतने नॉमिनल रेट्स इन्होंने लगा रखे हैं। तो थोड़ा सा होम स्टे में रेस्ट करने के बाद अब हम निकल गए हैं, और ये वो खूबसूरत रास्ता है। इस जगह से 9-10 किलोमीटर दूर है मंदिर, और हमें दिखा रहा है लगभग 20 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। और सही बताएं, पहाड़ों में जितना गूगल दिखा रहा होता है उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये कोसी नदी नीचे जा रही है लेफ्ट साइड में, और यहीं पे एक छोटा सा कोसी शहर भी है। ये छोटी सी मार्केट है कोसी की, कोसी अल्मोड़ा। हमारे लेफ्ट साइड से कोसी नदी बह रही है। और ये रास्ता रानी खेत की तरफ जाता है। पीछे एक कट आया था जहाँ से लेफ्ट से रानी खेत आता है और राइट से कोसानी आता है। ये सिंगल रोड रास्ता है, इसलिए थोड़ा आराम से ड्राइव करना पड़ता है। जब हमने लेफ्ट लिया तो एक एंट्री गेट था मंदिर का, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है मंदिर। पे भी मंदिर के रास्ते में भी 1-2 होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। मंदिर से पहले ही पार्किंग है, तो आप अपनी कार आराम से पार्क कर सकते हैं। काफ़ी हाइट पे है, हाँ बहुत। तो चलते चलते हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। सामने ही कटारमल का सूर्य टेम्पल हमें दिख रहा है। 8 से 10 मिनट तकरीबन भी और लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। कहीं कहीं ना रास्ते बहुत स्टीप हैं, बहुत स्टीप रास्ते हैं।
तो अभी मैंने आपको दिखाया था वो बोर्ड, ये जो सन टेम्पल है ये ASI इसे कंट्रोल करती है, इसकी देखभाल करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पूरे मंदिर का रखरखाव करती है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी धरोहर है। मतलब होता है ना प्राचीन मंदिर, हर जगह लिखा हुआ होता है, ये सच में प्राचीन है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सामने हमें दिख रहा है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं करतारमल सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा से लगभग 19 किलोमीटर दूर ये प्राचीन मंदिर 9th सेंचुरी में कत्यूरी राजा करतारमल ने बनवाया था। ये मंदिर कोणार्क सन टेम्पल के बाद भारत का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जानने योग्य है कि ये मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर से भी लगभग 400 साल पुराना है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ अलग अलग टाइम में बने 45 छोटे मंदिरों का समूह भी है, जो इसे और भी भव्य बनाता है। कटारमल सन टेम्पल की एक और खास बात है इसका रेयर सोलर अलाइनमेंट। हर साल 22 फेब और 22 अक्टूबर को सूरज की पहली किरणें सामने के मंदिर शिखर के छोटे से छेद से होकर सीधे मुख्य सूर्य देवता की प्रतिमा पर पड़ती हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा भी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि इसे एक ही रात में बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज उगने लगा निर्माण का काम अधूरा छोड़ दिया गया और ये आज तक वैसे ही अधूरा पड़ा है। इस मंदिर के निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों को बिना सीमेंट के इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा गया था। दुर्भाग्य से 10th सेंचुरी की मेन मूर्ति चोरी हो जाने के बाद इस मंदिर के सारे अमूल्य लकड़ी के दरवाजे, नक्काशी वाले पैनल्स और बाकी बची हुई मूर्तियों को नेशनल म्यूजियम दिल्ली भेज दिया गया। फिर भी लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर आज भी कुमायूं की समृद्ध विरासत और इतिहास की कहानी सुना रहा है। तो सूर्य मंदिर देखने के बाद हम वापस चल रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ जो हमने लिया था। लेकिन हाँ, ये जो सूर्य मंदिर था बहुत ही पुराना था, बहुत पुराना। अंदर जो मूर्तियाँ थी ना, जो भगवान सूर्य की मूर्ति थी, एक माँ दुर्गा की मूर्ति थी, एक गणेश जी की मूर्ति थी, ये सारी मूर्तियाँ ना लकड़ी से बनी हुई थी। बहुत ही सुंदर लगा। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं। हाँ, अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था। वैसे ये नॉर्मल सी बात है। अभी तक हम जितने भी मंदिरों में गए हैं, 2-4 मंदिरों को ही छोड़ के बाकी सब में कैमरा अलाउड नहीं होता है। एक हम राजस्थान में जब गए थे, बीकानेर के पास वो करणी माता मंदिर था, वहाँ कैमरा अलाउड था। वहाँ आप अंदर फ़ोटो खींच सकते थे, बट आपको 30 रुपीज़ देने पड़ते थे। फ़ोटो खींचने के आपको 30 रुपीज़ पे करने होते थे मंदिर को, उसकी पर्ची कटती थी बाकायदा, तब आप फ़ोटो ले सकते थे। बाकी मोस्टली मंदिरों में कैमरा अलाउड नहीं होता है। और वैसे भी चूँकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट था, बहुत से नियम कायदे कानून होते हैं उनके, जो वो नोटिस बोर्ड्स पे लगा रखते हैं। मैं ये आ गई वापस सुन के। कहाँ जाना है? बड़ी सारी है।
हाँ सूर्य भगवान के इतने प्यारे और इतने सुंदर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं और अब हम जाएंगे अपने होम स्टे में और थोड़ा सा आराम करेंगे। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हिंदुस्तान में हमारे आसपास न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है और इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं। इतना पुराना, मतलब इतना पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर था। और जब हम मंदिर गए थे उससे पहले हमारी एक पर्ची भी कटी थी ग्राम पंचायत की। हाँ। फ्रेंड्स, अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड की विलेज लाइफ और एक्सपीरियंस करेंगे पहाड़ों में जीने के संघर्ष को। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय। शान जिंदगी